तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आईटी एग्जाम टेक्निकल क्लासेस में। और आज जो है ये वीडियो होने वाली एक वैकेंसी को लेकर है। मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, ये उन छात्रों के लिए वैकेंसी है यदि आपके पास 10th प्लस आईटीआई प्लस अप्रेंटिस है, तो ही आप इस वीडियो को देखना, क्योंकि फ़ायदा नहीं है। मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, है ना? ताकि फ़ायदा क्या आपको, फिर आप लोग जुड़ोगे इस वीडियो में, है ना? मैं पहले क्लियर कर देता हूँ आपको, इस चीज़ का ध्यान रखना कि यदि आपके पास मेरे भाई आपने 10th किया हुआ हो, प्लस आपके पास क्या हो, प्लस आपके पास आईटीआई हो, प्लस आपके पास एनएसी का सर्टिफिकेट हो, तो यही क्वालिफिकेशन वाले छात्र इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाएँगे। ठीक है ना? क्लियर है? और एकदम वैसे तो है प्योर एकदम सरकारी नौकरी, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। ये है वैकेंसी भारत इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है? भारत इलेक्ट्रॉनिक से वैकेंसी निकाली गई है। अच्छी वैकेंसी है। कौन-कौन छात्र इसमें और अप्लाई करेंगे, कितने-कितने पद हैं, सब बताऊँगा, जुड़े रहना अंत तक, ठीक है? तो चलिए नंबर 1 पे स्टार्ट, नंबर वाइज़ पे इसकी जो इसकी पोस्ट है डियर, जो इसमें पदों की संख्या दी गई है उसके बारे में जान लेते हैं। क्वालिफ़िकेशन मैंने आपको बता ही दी। इसमें माँगा गया है यहाँ पर ट्रेड कौन-कौन से है, देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले छात्र भर पाएँगे, इनके लिए जो पद दिए गए हैं भाई साहब, वो दिए गए हैं, टोटल जो पदों की संख्या है इनके लिए वो है 12, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की बात कर रहा हूँ मैं। और जो छात्र हैं इलेक्ट्रिकल यानी कि इलेक्ट्रीशियन से जो छात्र हैं, उनके लिए कुल पदों की संख्या है 2। फिटर वाले छात्र जो हैं उनके लिए 10 हैं। तो मैंने ये जो वीडियो है ये आईटी एग्ज़ाम मेन चैनल पर लाने का ना रीज़न यही था, क्योंकि एक तो उसमें इलेक्ट्रीशियन के पद कम दे रखे हैं, ऊपर से एनएससी माँग लिया, तो इस रीज़न से मैंने फ़ायदा नहीं सोचा, ठीक है? चलिए, अब जो अगली वैकेंसी है उसके बारे में जान लेते हैं। तो किसी को कोई डाउट नहीं है। सैलरी पैकेज की बात करूँ, सैलरी पैकेज अच्छा है, 21,000 से 82,000 रुपए आपको जो है यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है? उसके बाद जो चीज़ें अलग हैं, जो क्या-क्या क्राइटेरिया माँगे हैं उसके बारे में जान लेते हैं। इसमें ये अगर मैं बात करूँ आयु सीमा की, ठीक है? जो अपर ले एज लिमिट है वो देख लेते हैं यहाँ पर, जो एलिजिबल क्राइटेरिया है। इन्होंने कहा कि भाई साहब जो उम्र है वो कम से कम 18 साल, अधिक से अधिक 28 साल होनी चाहिए। जो रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी वालों को 3 साल का, एससी-एसटी वालों को 5 साल का, वो इसमें दिया जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये आपने क्लियर कर लिया, ठीक है? उसके बाद जो अगली चीज़ें हैं, वो अगर मैं बात करूँ अगले, देखो मैंने इलेक्शन के बारे में बताया था, ओबीसी वालों को 3 साल की छूट और एससी-एसटी वालों को 5 साल की, जितने पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, उनको 10 साल की छूट यहाँ पर दी जाएगी। क्लियर है? उसके बाद जो अगला है, जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन माँगी है, मैंने आपको बता दिया कि आपके पास क्या होना चाहिए। देखो मैं आपको एक थोड़ा-सा बता देता हूँ, इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या-क्या है। योग्यता मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने माँगा है कि भैया 10th होना चाहिए, प्लस आपके पास आईटीआई होना चाहिए। आईटीआई में आपके पास 60% अंक होने अनिवार्य हैं। ये चीज़ का ध्यान रखना। मैं ही क्लियर कर देता हूँ। आईटीआई में आपके 60% अंक होने अनिवार्य हैं, ठीक है? प्लस आपके पास क्या होना चाहिए इसी के साथ? एक एनएसी का सर्टिफ़िकेट होना चाहिए, न जो नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफ़िकेट होता है, ठीक है? तो ये आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल माने जाओगे, जो ट्रेड दी गई है उनके द्वारा। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ माँगी गई है, आपके पास यूपी का, जो उत्तर प्रदेश का है, आपने एक चीज़ देखी होगी, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर। एक रोजगार जो कार्यालय होता है, वहाँ पर एक सर्टिफ़िकेट बनता है, किस्म से मान सकते हो आप लोग, जिसे हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। रोजगार यूपी के रोजगार कार्यालय में जाकर के आपको जो है अपना जो है आपका नाम वहाँ पर होना चाहिए। आपको जो है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपका होना अनिवार्य है, ये इन्होंने माँगा। जैसे आपका कास्ट सर्टिफ़िकेट बनता है ना, कास्ट सर्टिफ़िकेट बनता है वो, जैसे कास्ट सर्टिफ़िकेट आपका 3 साल के लिए मान्य होता है। इसी प्रकार से जो कार्यालय रोजगार होता है ना? वो यूपी में रोजगार कार्यालय जिसको बोलते हैं, ये आपके ज़िले में होता है, ठीक है? ये कहाँ पे होता है? आपके ज़िले में। तो वहाँ से सर्टिफ़िकेट ये बनाया जाता है, वहाँ पर आपको अपना नाम लिखवाना पड़ता है, रोज़गार कार्यालय में जाकर के। कहाँ पर? यूपी में। तो इसका मतलब आप तो अदर स्टेट से हो, ठीक है? आप बोलोगे तो नहीं, लिखवा सकते हो अगर वहाँ पर कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अधिकतर जो है भैया यूपी वाले छात्र यूपी में लिखवाएँगे, और ये लिखा कहाँ जाता है? ज़िले में। यूपी के सभी ज़िलों में इन्होंने क्या रखा है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं, वहाँ पर वैसे भर सब छात्र सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग सिर्फ़ उत्तर प्रदेश के छात्र भर पाएँगे, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि उत्तर प्रदेश के जो रोज़गार कार्यालय हैं, वहाँ पर आपका नाम होना अनिवार्य है। हर साल नाम लिखवाए जाते हैं, आप जाकर के लिखवा सकते हो, अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो वहाँ पर जाकर के, ठीक है ना? तब जाकर के आप इसमें एलिजिबल माने जाओगे। आप किसी से पता कर लेना, रोज़गार कार्यालय में नाम कैसे लिखवाना है, ठीक है? जिले में जो लिखवाया जाता है। वैसे तो हर ज़िले में होता है, लेकिन आपको उत्तर प्रदेश में लिखवाना। तो ये चीज़ इन्होंने माँगी है, तो भैया तभी आप लोग इस चीज़ में भैया एलिजिबल माने जाओगे, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये कंडीशन उन्होंने दे दी थी, पहली बात तो ये है। मैंने क्राइटेरिया आपको बता दिया,
कि इसमें 60% आपके पास चाहिए आईटीआई में, 50% पीडब्ल्यूडी वाले छात्रों को चाहिए आईटीएम में। कम से कम जो आपके आईटीआई में नंबर होने चाहिए। उसके बाद से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अगला जो चीज़ें आती हैं, ये तो उन्होंने दे रखा कि पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए, लेकिन वो भैया आपका जो सिलेक्शन होगा, ठीक है? आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, ठीक है? सीबीटी आपका एग्ज़ाम होगा। फिर आपका क्या होगा उसमें स्किल टेस्ट होगा, उसके बिहाफ़ पर फिर आपकी मेरिट बनेगी, तब जा कर के आपका सिलेक्शन होगा। उसके चक्कर में जो है आपका जो है ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, ठीक है? उसके बाद अगर मैं बात करूँ भैया आ जाओ अगले वाले छात्र क्या है यहाँ पर फ़ीस के बारे में देख लेते हैं। फ़ीस कितनी दी गई देखो यहाँ पर। फ़ीस इन्होंने कह रखा है सर कि आपसे जो है ₹295 लिए जाएँगे। कितने? 295 समझ रहे हैं मेरी बात को? ₹295 लिए जाएँगे किन छात्रों से? जितने भी जनरल और ओबीसी के छात्र हैं इनसे लिए जाएँगे। और जितने भी यहाँ पर जितने भी एससी, एसटी अरे भाई क्या हो रहा है? जितने भी एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट हैं, उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है, उनके लिए सब क्या है? फ्री है, ध्यान रखना। जितने भी एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, उनके लिए कोई फ़ीस नहीं रखी गई है। ये जो फ़ीस देनी है, ये 295 जनरल और ओबीसी वाले छात्रों को यहाँ पर देनी है। इस चीज़ का आपको मेरे भाई ध्यान रखना है। क्लियर है? अच्छा जी, ये तो बात हो गई भैया इसकी। अगला जो पॉइंट आता है उसके बारे में देख लेते हैं कि क्या मामला है। अप्लाई कहाँ पर करोगे? देखो यहाँ पर आपको जो फ़ीस है, इनकी ऑफ़िशियल साइट मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये इनकी ऑफ़िशियल साइट है, इस पर आकर के आपको अप्लाई करना है www.bel.india.in। जब भी आप जनसेवा केंद्र पर फॉर्म भरवाने जाते हो तो आपको पता नहीं होता, तो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट के द्वारा आपका जो है इसमें ऑनलाइन आवेदन होगा। तो जहाँ पे भी आप फॉर्म अप्लाई करवाओगे जनसेवा केंद्र वाले को बोल देना कि भैया कि इस पर जाओ साइट पर और इसको मेरा अप्लाई कर दो, ठीक है? फ़ीस जो है भैया, फ़ीस में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो वो एसबीआई की मेन वेबसाइट पे जाकर ही कटेगी, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। वो कटवा देगा जनसेवा केंद्र वाला, उसको सब पता होता है, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पर साइट मैंने आपको बता दिया। और भैया और क्या है एप्लीकेशन की डेट देख लेते हैं कब से इसके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो। मैं डायरेक्टली नोटिस ही लाया हूँ क्योंकि आज फिर मेरे को क्योंकि मेरे को क्या था ना इसमें बहुत कम छात्र मेरे को लग रहा है एलिजिबल होंगे, है ना? 8 तारीख से जो है भैया इसके जो है फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 8 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 31 जनवरी तक आप इसके फॉर्म भर पाओगे। जो एग्ज़ाम की डेट है वो लगभग फरवरी में आपका जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा। ये टेंटेटिव है, इसमें बदलाव हो सकता है, इन्होंने ये लिखा है। क्या होगा? इसमें बदलाव भी हो सकता है। अभी फ़िलहाल इन्होंने फरवरी जोड़ रखा है हिसाब-किताब कि भैया फरवरी में जो है आपके एग्ज़ाम लिए जाएँगे। क्लियर है साहब? चलो, अगला देख लेते हैं सर। अगला जो प्रोसेस है, अगला क्या माँग रखा है इन्होंने? और बस इतना ही डिटेल है, आई होप लोग समझ चुके होंगे। तो भैया ये छात्र हैं, आईयूसी में मैंने आपको बता दिया, फ़ीस बता दिया, कैसे अप्लाई करना है वो मैंने आपको बता दिया और कितने पोस्ट हैं, कौन-कौन छात्र अप्लाई कर पाएँगे। तो अगर आप एलिजिबल हो तो अप्लाई करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा। और रही बात सिलेबस की, तो देखो इसमें क्या है आपका थ्योरी आएगा मेन तो, थोड़ा मैथ, रीज़निंग भी आएगा, वो भी आपको पढ़ना है। कितने नंबर का आएगा अभी फ़िलहाल उन्होंने डिस्कस नहीं किया है, जैसे ही इसका ऑफ़िशियल सिलेबस जारी होगा मैं आपको बता दूँगा। ठीक है? फिलहाल बस ध्यान रखना अपनी थ्योरी पर फ़ोकस रखना ध्यान रखना है आपको। जो आपकी मेन थ्योरी है ना, इलेक्ट्रीशियन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गया, फिटर वाले हो गए, अपनी थ्योरी पर फ़ोकस रखना, वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएँगे और पूछे जाते भी हैं, क्योंकि यही आपका मेन है, आपको अप डाउन यही कर सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखना आपको। ठीक है भैया? तो इस चीज़ को आप लोगों को एक्टिव कर लेना है। बाकी कोई भी अगर आपका सवाल बनता है इस वैकेंसी को लेकर के, तो मेरे को कमेंट करना लास्ट में। तो इसी के साथ मिलता हूँ अगली वीडियो में, साथियों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।